ऐसे पूर्व तैयारी का चांस मिल रहा है। और उसके जो साइंस वाला पेपर है उसके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम क्या है सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है, कोई ए बराबर बी सी, क्या दे रखा है संबंध दे रखा है इनमें ए बराबर बी सी, जहां ए की विमा दे रखी है आपको एल बटे एम और सी की विमा दे रखी है आपको एल बटे टी। तो बी की विमा आपको ज्ञात करनी है। देखो आपको पता है क्या है कि ए की विमा बी और सी के गुणनफल के विमा के बराबर होनी चाहिए। तो हम देखो इस प्रकार से लिखो, ए की विमा, ए की विमा कैसे लिखोगे, दिया हुआ है एम बट्टे में तो ऊपर ले जाओगे -1 L1 और T0। और बी की विमा की हमें ज्ञात करने हैं, बी की विमा हमें क्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है क्या मान लगते हैं ए होता है एल का बी और टी का सी मान लो। सी की विमा हमें दे रखी है, क्या दे रखी है एल बटे टी दे रखा है, तो एम इसमें है नहीं, एल 1 है टी -1 है। अब क्या है प्रश्न में दे रखा है ए बराबर बी, क्या दे रखा है आपको ए बराबर बी सी, ए बराबर बी सी। अब देखो ए की विमा बी सी के गुणनफल की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो क्या ए की विमा हमें दे रखी है, क्या है एम -1 एल क्या है 1 और टी आपका 0 है। बी की विमा, बी की विमा क्या है एम ए हमने लिखी है एल बी टी सी, और इसके गुणनफल में क्या आ जाएगी, सी की विमा क्या है एम 0 एल 1 टी -1। अब क्या है इन दोनों का गुणनफल कर लो, तो बराबर में लिखते जाओ, बराबर एम इधर ए है, एम की 0 है ना, एल बी है और क्या आ जाएगा +1, और टी की विमा देखो टी की सी है इधर और सी -1 -1। अब तुलना कर लेते हैं, क्या करेंगे तुलना, तुलना से कि विमा बराबर होनी चाहिए। तो ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ए, बी +1 किसके बराबर आ जाएगा 1 के, तो बी आ जाएगा 0। और सी की करो, सी बराबर क्या करेंगे सी -1 0 के बराबर, सी बराबर ए। आपकी क्या है ए बी सी तीनों मान आ गए। अब बी की भी मान आ जाएगी, क्या आ जाएगी बी की भी मान, ए का मान कितना है -1 -1, बी का मान कितना है 0 और सी का मान कितना है 1 रख दो आप। तो आप उस टाइप लिखोगे तो ऊपर टी नीचे एम, टी बटे एम। आपका ऑप्शन कौन सा सही है भाई, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ए टी बटे एम इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला देखो, किसी गोले की त्रिज्या में मापन में त्रुटि ज्ञात करनी है। यदि उसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है 9% दे रखी है। देखो आपको पता है गोले का आयतन, आयतन कैसे लिखोगे आप, आयतन कैसे लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आयतन को क्या लिखते हैं v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसकी त्रुटि के आप लिखोगे डेल्टा v बटे v प्रतिशत में 100 बराबर 4/3 का क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का उसमें क्या हो जाता है, उसमें त्रुटि नहीं रहती है। तो क्या है डेल्टा r बटे r। अब आपको क्या दे रखा है उसके मापन, आयतन के मापन में ये दे रखा आपको, ये कितना दे रखा है 9 दे रखा है, 9% दे रखा है। तो आपको क्या जाएगा डेल्टा r बटे r गुणा 100, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा r बटे r गुणा 100 क्या आ जाएगा 3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा 9 में, तो आ जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। त्रुटि वाले भी एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है।
अगला देखो, यदि दो सदिशों का क्या देखा है, परिमाण दे रखा है, कितना है 7 और 3 है, इनमें से कौन सा मान इसके परिणामी मान का परिमाण नहीं हो सकता है? क्या है? एक को मान सकते हैं a बराबर आपका 7 दे रखा है, और b आपका कोई वेक्टर है, सदिश है, और उसका दे रखा है 3 दे रखा है। अब पूछा है कि इनके परिणामी ज्ञात करेंगे, इनका परिमाण कौन सा नहीं हो सकता है? क्या अधिकतम और न्यूनतम के मध्य होना चाहिए। तो अधिकतम आपका परिमाण क्या हो सकता है? अधिक, क्या हो जाएगा? अधिकतम क्या हो जाएगा? a प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, का परिमाण, तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। न्यूनतम क्या आ जाएगा? दोनों का घटकर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3 4। आपका जो परिमाण है दोनों का, इनके मध्य होगा, कभी भी इससे 10 से ज्यादा नहीं होगा और 4 से न्यूनतम नहीं होगा। अब देखो कौन सा है जो 4 और 10 के बीच में होगा, वो राइट आंसर होंगे। देखो 4 है, हो सकता है 5 भी हो सकता है, किस एंगल पर हो, एंगल से हम निकाल लेंगे, और 7 भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों? ये 4 से न्यूनतम है, 4 से कम है, 4 से कम हो ही नहीं सकता, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो नहीं हो सकते। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा है, नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, एक समान बल, क्या दे रखा है? एक समान बल F दे रखा आपको, क्या दे रखा है भाई? वेक्टर के रूप में 4 i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप के रूप में दे रखा है। स्थिति सदिश दे रखे हैं R1, क्या दे रखा है? 3i प्लस 2j माइनस 6 के दे रखे हैं, और R2 भी आपको दे रखा है, कितना? 14i कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 9 के कैप दे रखे हैं। तक क्या ये करता है? गति करता है। तो विस्थापन मीटर में हो तो किया गया, आपको क्या ज्ञात करना है? कार्य। कार्य क्या होता है भाई? कार्य F बराबर बल गुणा विस्थापन, बल डॉट विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? D। किसमें? सदिश के रूप में F डॉट D। देखो विस्थापन निकाल लो आप यहां से, विस्थापन D निकालोगे आप, किस में आ जाएगा? R2 माइनस R1। R2 में से R1 घटाओगे, I कैप में से I कैप घटानो, तो क्या जाएगा? 14 में से 3 घटे क्या जाएगा? 14 में से 3 11 I कैप, फिर 13 में से 2 घटे 11 J कैप, फिर आ जाएगा 9 में से क्या है? ये माइनस का ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का, जुड़ जाएंगे, तो किस जाएगा? 15 के कैप। ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश। अब आपको देखो बल भी दे रखा है, बल भी दे रखा और विस्थापन भी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट करने हैं उसके। 4 i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? 11 i कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 15 के कैप के साथ। करो, i कैप का i के साथ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 44 प्लस 11 एकम 11 प्लस 15 × 45, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 100 जूल। 100 जूल कार्य आपको करना पड़ेगा उसमें। तो विस्थापन करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 100 जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो, किसी कण की स्थिति समय t के फलन के रूप में दे रखा है। देखो स्थिति x किस में दे रखा है? 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब दे रखा है, जहां A B C नियतांक है। जब कण का त्वरण 0 हो तो क्या ज्ञात करना है? वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां से हम त्वरण ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे? 0 होगा तो वहां से समय निकलेगा कि किस समय पर क्या है? त्वरण 0 हो रहा है। उसके बाद में वेग हम ज्ञात करेंगे। देखो आपको x के रूप में एक विस्थापन समीकरण दे रखी है, 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। अब आपको पता है अवकलन करेंगे हम इसका। अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, तो dx अपॉन dt।
ये किसके, वेग के बराबर होगा। क्या है, वेग के बराबर आ जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct²। अब हमें त्वरण ज्ञात करना है तो दूसरी बार इसका क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, त्वरण के बराबर आ जाएगा। तो करोगे, ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा, a कांस्टेंट है, a b c तो दे रखे हैं नियतांक हैं, तो क्या आ जाएगा 2b माइनस क्या आ जाएगा 6ct। अब क्या कह रहा है, त्वरण शून्य है तो ये किसके बराबर है, शून्य, परसेंट में दे रखा है ये चीज, परसेंट से किसके बराबर हो जाएगा, शून्य। 2b माइनस 6t किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। यहां से हम t निकाल लेंगे, t निकाल लेंगे, कैसे निकालेगा, 6ct और t बराबर आ जाएगा 2b बट्टे 6c आ जाएगा b बट्टे 3c। समय पर क्या है, त्वरण शून्य होने वाला है, ये हम काम में लेंगे। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। वेग क्या है कि जिस समय त्वरण शून्य होता है उस समय आपको क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। देखो त्वरण कब शून्य होगा, t बराबर b/3c पर शून्य होने हो रहा है, तो उसका वेग देखो, वेग हमने निकाला, ये रहा वेग, ये आपका समीकरण फर्स्ट में देख लो, a प्लस 2bt माइनस 3ct²। इसमें जहां t है वहां पे t का मान रख दो b/2c से, तो v बराबर आ जाएगा आपका a प्लस 2b, t का मान क्या है b/3c माइनस क्या है 3c, t का मान रखो क्या है t² है ना, तो आ जाएगा b² बट्टे 9c²। एक सी से एक सी कट गया, 3 से इससे कटा 3 बार, क्या आ जाएगा a प्लस क्या आ जाएगा 2b² बट्टे 3c माइनस b² बट्टे 3c। ये घटा दो इसमें से, ये 2 है ये 1 है, 2 में से 1 घट जाएगा, a प्लस ये तो घट रहा है तो क्या आ जाएगा b²/3c, b²/3c। ये वेग हो जाएगा v बराबर a प्लस b²/3c। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, a बराबर b² 4c दे रखा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन देखो डी, a प्लस b²/3c, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो 51 में, एक पिंड h ऊंचाई से विराम अवस्था में मुक्त रूप से गिरता है। भाई कितना है, h ऊंचाई से विराम अवस्था में क्या है, उसको छोड़ दिया, पिंड को नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो क्या है उसका त्वरण नहीं होगा, उसका क्या है वो गुरुत्व प्रभाव में गति करेगा। यह अंतिम सेकंड में दूरी कितना करता है भाई, 9h बट्टे 25 की दूरी करता है। कितनी करता है, 9h बट्टे 25 की दूरी वो तय करने वाला है। तो देखो मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो u बराबर 0, प्रारंभिक वेग उसका क्या है 0 है, और आपको बताया था a त्वरण क्या है g के बराबर ये होने वाला है। अब देखो तो दूरी कितनी दूरी तय करेगा, दूरी कितने n सेकंड में तय की गई दूरी हम किसे sn से निरूपित करते हैं, sn बराबर कितना आ जाएगा u प्लस a बट्टे 2 2n-1 ये होता है। अब देखो n कितने सेकंड, अंतिम सेकंड में है, u प्रारंभिक वेग है और a किसके बराबर है, तो s क्या आ जाएगा आपका n के रूप t सेकंड में, t मान लो आप, t सेकंड क्या है t सेकंड, अंतिम सेकंड को क्या मान ले t सेकंड में तय की दूरी क्या आ जाएगा g बट्टे 2 2t-1, समीकरण नंबर 1 इसको दे सकते हैं। अब हम गति का क्या लगाएंगे, प्रथम समीकरण वो क्या लगाने वाले हैं, गति का हम लगाएंगे दूसरा समीकरण, क्या होता है s बराबर ut प्लस 1/2 gt² से, तो क्या आ जाएगा, तो वहां से s आपका क्या निकल कर आएगा, ये किसके बराबर है h के बराबर, अंतिम सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो देखो ये आ जाएगा 1/2 gt² के बराबर, 1/2 gt के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो यहां से ये किसके बराबर है, अंतिम सेकंड में कितनी दूरी की 9h बट्टे 25 सेकंड, ये सेकंड है पहली और ये दूसरी समीकरण है। अब ये दोनों समीकरण किसके बराबर होने वाली हैं भाई, दोनों की तुलना कर लो आप, दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। ये किसके बराबर है,
ये पहला था, ये h के बराबर हो जाएगा, और ये था आपका 9h/25, कितने अंतिम सेकंड में दूरी ये करता है, और ये सेकंड नंबर में है, तो क्या है, ये h के बराबर हो जाएगा। अब देखो दोनों की तुलना, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9/25। तुलना करेंगे या भाग लगा लो, क्या या तो क्या करेंगे, 1/2 कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, या तुलना कर लो। तो लगाओ 9h/25, ये h के बराबर है, तो h का भाग h से h कट के जाएगा, 9/25 आ जाएगा। 1/2 ये देखो g है, 1/2 g ये है, तो क्या आ जाएगा आपका 2t - 1/t²। इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 9t² बराबर 25 इंटू 2t - 1, 9t² बराबर क्या आ जाएगा 50t - 25, और ये आ जाएगा 9t² - 50t प्लस के 25 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो t के 2 मान प्राप्त होते हैं। एक तो t बराबर 5 सेकेंड प्राप्त होता है, एक t बराबर आ जाएगा आपका क्या प्राप्त होने वाला है, t बराबर आपका क्या प्राप्त होने वाला है, 5/9 सेकेंड प्राप्त होने वाला है। 5/9 सेकेंड, 2t के मान 2 प्राप्त होने वाले हैं। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। देखो h तो यही है ना हमारा, इससे भी ज्ञात कर सकते हो पहली समीकरण से। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें सीधा ही हो जाएगा। h बराबर क्या है, 1/2 GT²। देखो g का मान रख दो, t का मान रख दो, तो आ जाएगा h बराबर 1/2, g का मान हम मान सकते हैं ये 10 है, और t का मान कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आप करोगे, सोल्व करोगे, तो लगभग ये किसके बराबर आ जाएगा, 122.5 मीटर के बराबर है। कितना आ जाएगा, 122.5 मीटर, 122.5। ऑप्शन आपका इसका सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है पहला है, टेबल कवर को टेबल पर रखी प्लेटों को गिराए बिना खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है भाई, टेबल कवर है आपका, उस पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो हम टेबल कवर को खींच सकते हैं। खींचेंगे तो क्या है, जो ऊपर वस्तुएं रखी हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। क्यों, ये आप न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं, क्या जड़त्व का नियम पढ़ते हैं, और उसमें पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम। क्या है, वस्तुएं स्थिर रहेंगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, मैं लिख देता हूं, स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम है भाई, पहला कथन स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम है। दूसरा देखो, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही होती है। ये कौन सा नियम है आपका, तृतीय नियम है। कौन सा नियम है, तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तो देखो दो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, लेकिन ये तो पहला नियम है, ये कौन सा नियम है, प्रथम नियम है, और ये तृतीय नियम है, तो व्याख्या तो नहीं करता है। दोनों सही हैं, तो देखो कथन ये आर गलत है, ये ए गलत, ये भी गलत है, सत्य ए, बी भी सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली कितने वेग से चल रही है, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर तक धंस जाती है। तब गुटके द्वारा आरोपित आपको बल ज्ञात करना। देखो क्या है, कोई लकड़ी का गुटका है, हमने गोली चलाई, गोली के क्या है, गुटके के अंदर जाकर धंस गई, कितनी 6 सेंटीमीटर वो अंदर चली गई। तो क्या है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m लिख लो, क्या है आपका, गोली का द्रव्यमान है कितना, 5 ग्राम। इसको m के एस में बनाएंगे, 5 × 10⁻³ kg, कितना है, 5 × 10⁻³ kg। वेग किसका, गोली का,
गोली का वेग दे रखा आपको, कितना दे रखा है, 100 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, 100 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब देखो, अब कितनी धसी है अंदर, एक्स, एक्स मान लो कितनी, 6 सेमी, जो चीज दे रखी है वो लिख लो 6 सेमी, एम केस में बना लो 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, वो अंदर उसमें धस गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बल ज्ञात करना है, जो आरोपित आपका क्या है बल है वो ज्ञात करना है। देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक तो गति का तृतीय नियम, क्या लगाओगे आप, गति का तृतीय नियम। क्या भाई गति का तृतीय नियम, क्या वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, समीकरण है ये, क्या है समीकरण, क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से आपको क्या निकलने वाला है, त्वरण या मंदन, क्या है त्वरण या आप क्या करोगे मंदन। ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, क्या हो जाएगा ये 0 है, प्रारंभिक कितना है, कितना है 100 का स्क्वायर प्लस 2as, कितना था 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2। यहां से आप निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 10 की घात, एक बार 10,000 किसका माइनस का 2 a गुणा 10 की 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2। यहां से a निकल कर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा माइनस का कितना 10 की घात 4 है, आ जाएगा 2 गुणा 12 आ जाएगा गुणा 10 की घात माइनस का 2। थोड़ा सा और सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 10 की पावर 6/12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। त्वरण क्या बोल देते हैं या मंदन बोल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मंदन है, क्यों गति क्या है कम हो रही है, तो ये क्या है मंदन। अब देखो अब थोड़ा सा हम करेंगे इसको। अब हमें क्या ज्ञात करना, बल, बल क्या होता है, ए बराबर एम ए, ए बराबर एम ए, एफ का मान एक एम का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ए दे रखा आपका 10 की घात 6/12। इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 5000/12 करोगे तो आपका आ जाएगा 417 न्यूटन। भाग लगाओगे 5000 में 12 का तो आपका आ जाएगा 417 न्यूटन। ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर है, 417 बी में है तो बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, यदि दो स्प्रिंग क्या दे रखे हैं, यदि दो स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों का अनुपात दे रखा है भाई, स्प्रिंग नियतांक क्या दे दिए K1 अनुपात K2 क्या दे दिया 2:3 दे दिया। इन पर समान बल आरोपित करते हैं, बल की पहले पर दूसरे पर कितना बल आरोपित कर दिया, F दे रखा है समान, क्या है समान बल आरोपित कर दिया जाता है। तब इसमें संचित ऊर्जाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। संचित ऊर्जाओं का क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ऊर्जा का अनुपात देखो, संचित ऊर्जा पहले के लिए कितनी ऊर्जा संचित हुई, दूसरे के लिए कितनी ऊर्जा संचित हुई, क्या हुई हम लिखते हैं F²/2K के रूप में, K1 और F2 के लिए ये लिखते हैं इसके रूप में 1/2 के x² है। थोड़ा सा उसको सोल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा F²/2K के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको पता है F1 F2 क्या है बराबर हैं, क्या है F1 F2 बराबर हैं, तो मैं बराबर हैं तो क्या दिक्कत है F लिख दो या हटा भी सकते हैं, क्या है F²/2K1 अनुपात F²/2K2 यह आएगा, बराबर है हटा सकते हैं क्या आ जाएगा 1/K1 अनुपात 1/K2, तो क्या आ जाएगा ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा K2 अनुपात K1 आ जाएगा ऊर्जा का, तो क्या आ जाएगा ये 3:2। K2 का मान कितना 3, K1 का मान 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा ऊर्जा का अनुपात, क्या आ जाएगा 3:2 के रूप में रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, यदि एक हल्के पिंड जिसका द्रव्यमान m1
और वेग v1 है। देखो m1 द्रव्यमान v1, कौन सा पिंड है ये? हल्का है। भारी पिंड है एक जिसका द्रव्यमान m2 और वेग क्या है इसका? क्या है? v2 है। तो गतिज ऊर्जा समान है। क्या दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रथम की किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी द्वितीय की बराबर है। तो संबंध ज्ञात करना है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 m1v1 का स्क्वायर 1/2 m2v2 का स्क्वायर, यही तो होती है गतिज ऊर्जा। अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर बट्टे m1 लिख सकता हूं मैं, और यह आ जाएगा m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर बट्टे m2। क्या जाएगा? ये पहले का p1 का स्क्वायर बट्टे क्या जाएगा? m1 और p2 का स्क्वायर बट्टे m2। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है, हट गया पार्ट। क्या है? P1 संवेग का पूछा है इसने। क्या पूछा है? संवेग का। क्या पूछा उसने? संवेग का। अब देखो क्या आ जाएगा आपका? P1 अपॉन P2 का स्क्वायर क्या निकल कर आने वाला है? M2 अपॉन M1। क्या निकल कर आने वाला है? M2 अपॉन M1। अब देखो M2 का मान ज्यादा है, क्या है? तब लिख सकते हैं क्या है? M2 किससे? M1 से ज्यादा है। तो क्या जाएगा आपका? P2 का मान P1 से ज्यादा, संवेग का मान P1 से ज्यादा आ गया। तो क्या जाएगा आपका? M2v2 का मान M1v1 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको संबंध बताना है M2v2 का। आपका ऑप्शन इसका डी आपका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, संवेग के रूप में आएगा। संवेग से आप क्या है? ये द्रव्यमान से आएगा। m2 का मान ज्यादा है m1 से, तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? p2 का मान p1 से ज्यादा है, p2 क्या हो जाएगा? m2v2, और ये m1v1, तो किसका मान ज्यादा होगा? p2 का मान। अगला प्रश्न देखो, यदि पृथ्वी को r त्रिज्या और m द्रव्यमान के एक गोला माना जाएगा। देखो पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या कितनी दे दी? r। द्रव्यमान दे दिया m का एक क्या माना जाएगा? गोला, ठोस गोला माना जा रहा है। तो इसके घूर्णन अक्ष के परितः समय अंतराल के पदों में कोणीय संवेग क्या करना आपको? कोणीय संवेग। घूर्णन अक्ष के परितः क्या ज्ञात करना आपको? कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय आपको संवेग ज्ञात करना। कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण। आई क्या है? आपका जड़त्व आघूर्ण। क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। ठोस गोले के लिए क्या है ये? ठोस के लिए ठोस गोला। अगर ठोस गोला है तो क्या हो जाएगा? 2/5 mr² होता है। क्या होता है? 2/5 mr²। ओमेगा देखो, ओमेगा क्या है? घूर्णन वेग। क्या है ये? घूर्णन वेग। तो क्या हो जाएगा? 2π/T के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो हमें पूछा है समय अंतराल T के पदों में, नहीं तो नहीं लिखते। तो अब आपको पता है इसमें रख देंगे J बराबर आई ओमेगा है। आई का मान 2/5 mr² है और ओमेगा का मान 2π/T है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आ जाएगा 4πmr²/5t। ऐसा ऑप्शन है क्या? πmr² दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं है। mr² 2/4 आना चाहिए, ये भी नहीं है। 2πmr² ये भी नहीं है, 4 होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर एक नत्तल समतल से एक ठोस बिना फिसलन से लुढ़कता है। बेलन का त्वरण ज्ञात करना। देखो ये देखा, ये आपका नत्तल है और ये थीटा आपको दे रखा है कितना? 30 डिग्री है। यहाँ पर एक बेलन रखा हुआ है। क्या है? बेलन है। ये क्या है? ठोस आपका बेलन है। ठीक है, ठोस बेलन है।
अब देखो, अब कह रहे हैं कि त्वरण ज्ञात करना है। यहाँ पर त्वरण, आपको त्वरण का सूत्र सीधा सही पता है। त्वरण क्या होता है? ए बराबर क्या लिख सकते हैं? जी साइन थीटा बट्टे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। अब देखो क्या है, आपको थीटा दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 मैं लिख देता हूं। और ठोस है, आपका ठोस क्या है? ये बेलन है। तो ठोस बेलन के लिए आप लिखोगे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे। याद होना चाहिए क्या होता है? 1/2। अगर ये होते हैं तो आप इसका सीधा लिख सकते हो क्या? त्वरण ए बराबर आ जाएगा जी साइन 30 डिग्री प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो जी आ जाएगा 1/2, ये आ जाएंगे 3/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा? g/3। त्वरण क्या आ जाएगा? g/3 आ जाएगा। ऑप्शन देखो g/3 कहाँ है? g/2 नहीं है, g/3 आपका राइट आंसर है। g 2/3 जी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला है सही कथन को पहचानना है। क्या करना है आपको? सही कथन को पहचानना है। गलत कथन देखो, स्थितिक घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। भाई नहीं करता है। घर्षण बल चाहे स्थितिक हो चाहे आपका गतिक हो, वो संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या है? नहीं करता है। करता है तो ये भी गलत है। ये भी गतिक घर्षण का भी दे रखा है कि करता है, ये भी नहीं है। स्थितिक घर्षण गुणांक संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। करता भाई? गुणांक करता है। स्थितिक घर्षण गुणांक संपर्क सतह पर निर्भर करता है, कैसी है, चिकनी है, खुरदरी है, उसके अनुसार घर्षण गुणांक का मान निर्भर करता है। तो ये भी आपका गलत है। तो ये इसमें दे रखा नहीं करता है ना, तो ये करता है। गतिक घर्षण गुणांक स्थितिक घर्षण गुणांक से कम होता है, ये बात सही है। स्थितिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक के मान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। देख लो, गतिक घर्षण गुणांक का मान कम होता है, स्थितिक का ज्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, 2 kg का पिंड दे रखा आपको। ये रहा 2 kg का पिंड, चित्रानुसार एक मेज पर रखा हुआ है। पिंड तथा मेज के घर्षण गुणांक दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पर घर्षण गुणांक μs का मान 0.2 दे रखा है। तो घिरनी से लटकाए गए पिंड m का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, ताकि जो 2 kg पिंड है ये गति नहीं कर रहा है। क्या है? 2 kg पिंड गति नहीं करना चाहिए। तो क्या होने वाला है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है और इस पर लगने वाला फोर्स है वो दोनों बराबर होंगे। देखो, तो यहां पर जो तनाव बल लगता है वो इस तनाव बल के बराबर होना चाहिए। ये नीचे की तरफ लगता है, m क्या लगता है? g के बराबर। देखो, तो यहां पर देखो नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लगेगा। इधर आपका कौन सा फोर्स? Fs घर्षण बल लगेगा, जिसे आप μmg के रूप में निरूपित करते हैं। अब देखो, पहला आपका ये है पिंड, जो इसके एफबीडी बलों को संतुलन के रूप में लिखेंगे तो इसका तनाव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? पहले के लिए, पहले के तनाव T किसके बराबर हो जाएगा? μmg के बराबर। तो कितना आ जाएगा? 0.2, m का मान कितना? 2, g का मान 10 मानो, तो T आ जाएगा आपका 4 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। अब देखो 4 न्यूटन आ गया। अब देखो ये T दूसरे पिंड के लिए कितना आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। अब देखो क्या है, आपका पिंड गति नहीं करना चाहिए। पिंड गति ना करे तब दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? ये T1 मान सकते हैं, ये T2, तो T1 बराबर T2। ये स्थिति रहेगी, दोनों तनाव बल क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तब क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा। तो 4 न्यूटन किसके बराबर? mg के बराबर। आपको m ज्ञात करना है 4/g। g का मान आपको पता है कितना? 10 होता है, तो यह आ जाएगा 0.4। 0.4 kg पिंड अगर होगा तब ये
आपका सिस्टम है वो गति नहीं करेगा। अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो ये सिस्टम आपका गति करेगा। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, यदि पृथ्वी का प्लायन वेग दे रखा है, क्या होता है, वी बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या और उसका द्रव्यमान जिसे 37 दे रखा है कि लगभग कितनी त्रिज्या आदि है और उसका द्रव्यमान कितना 1/10वां है। तो मंगल ग्रह का प्लायन वेग आपको ज्ञात करना है। देखो क्या क्या दे रखा है। मंगल ग्रह की त्रिज्या हम किससे मान सकते हैं, आर। मंगल ग्रह के लिए लिखेंगे कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या की, आदि। एम मंगल ग्रह के लिखेंगे तो कितना है, पृथ्वी से 10, 1/10वां हिस्सा। अब हम लिखेंगे ये चीज तो क्या है प्रश्न में दे रखी है। प्लायन वेग v हम क्या लिखते हैं पृथ्वी के लिए, 2gme/r। पृथ्वी का ये होता है प्लायन वेग। मंगल ग्रह के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2gm मंगल ग्रह का मास बट्टे r मंगल ग्रह की त्रिज्या। संबंध दे रखा है, लिखोगे आप m का मान कितना दे रखा है कि me/10 और re/2 दे रखा है। थोड़ा सा आप सोल्व करोगे इसको, थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2gme, मैं इस रूप में बना रहा हूं, बट्टे re, एक तो ये है, एक आ जाएगा 1/5। देखना इस प्रकार से ही बनेगा। ये आपका क्या है, पृथ्वी का है, क्या जाएगा आपका ve वेलोसिटी ऑफ प्लायन वेग क्या है, और वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 आपका पता है 2.2 कितना होता है, 2.34 के बराबर होता है। भाग लगाओगे आप 11.2 में, इसका क्या आ जाएगा ये वर्गमूल 5 का, तो क्या आ जाएगा आपका लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखना चाहिए, आप लगाओगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन और देखो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, दो उपग्रह S1 और S2 पर विचार कीजिए जिनका परिक्रमण काल S1 का दे रखा है 1 घंटा है, 1 घंटे में वो 1 चक्कर लगा लेता है। दूसरे का 8 घंटा है, वो 8 घंटे में 1 चक्कर लगाता है। यदि किसी ग्रह के वर्ताकार कक्षाओं में ये चक्कर लगा रहे हैं, कोई ग्रह के उपग्रह S1 का कोणीय वेग और S2 के कोणीय वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, कोणीय वेग का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या दे रखा है, पहले के लिए T1 कितना दे रखा है 1 घंटा, T2 दे रखा है 8 घंटा। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होते हैं, ओमेगा। क्या ज्ञात करना है, ओमेगा1/ओमेगा2। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या लिखते हैं 2π/t के रूप में लिखो, 2π/t के रूप में लिख लो, 2πt1/2πt2। ये आपका 2π से 2π कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा T2/T1। T2 का मान कितना है 8, T1 का 1, 8:1। ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बी सी डी देख लो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए 8:1 इस प्रकार के रूप में ये बनेगा। अगला प्रश्न देखो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, ऊंचाई h जिस पर g का मान 1/4 हो जाता है, तो क्या होगा वो, उसकी किस पर ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और उस पर g का मान कितना हो जाएगा। क्या दे रखा है, g डैश कितना हो जाएगा, g/4 दे रखा है कि क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का चौथाई हो जाता है और त्रिज्या आपको r दे रखी है। तो क्या है, मैं लिख दूं h ऊंचाई पर, हम लिखते हैं ना h ऊंचाई पर g में परिवर्तन, g में परिवर्तन। तो क्या लिखो आप, क्या लिखते हो, g डैश बराबर g/1 + h/r का स्क्वायर, इस रूप में आप लिखते हो। g डैश का मान आपको दे रखा है कितना, g/4, ये g1 + h/r का स्क्वायर। इससे g से g कट गया
तो क्या आ गया, 4 बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। करोगे आप तो आ जाएगा 2 बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर। सोल्व करोगे एच बट्टे आर क्या आ जाएगा, 1। फिर क्या आ जाएगा, एच बट्टे आर क्या है आपका, 1 है। एच किसके बराबर है, आर के बराबर। एच क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर की हाइट पर जाएंगे तब क्या उसका जी का मान g/4 हो जाता है। तो आपका सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, क्या दे रखा है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तार बने हुए हैं, अलग अलग पदार्थों के तार बने हैं, तार एक और तार बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ ये दे रखा है। प्रतिबल और विकृति आपको ग्राफ दे रखा है। y यंग प्रत्यास्थता गुणांक, पहले के लिए y a दूसरे के लिए y b है। तार a और b के पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक हैं, तब इनके मध्य सही संबंध ज्ञात करो। देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, मैं लिख दूं यंग क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अगर ग्राफ से तो मैं लिख दूं बराबर प्रतिबल विकृति ग्राफ का ढाल, इसके रूप में होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या किसके बराबर होगा, प्रतिबल विकृति ग्राफ है उसके ढाल के बराबर है। तो देखो वाई ए फर्स्ट के लिए ढाल टेन थीटा के रूप में लिखते हैं। टेन कितना दे रखा है, ए का ढाल 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, वर्गमूल 3। वाई बी का मान टेन 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 1/वर्गमूल 3। अब देखो तो क्या है, मैं लिख दूं वाई ए बट्टे वाई बी वर्गमूल 3 बट्टे 1/वर्गमूल 3। वाई ए बट्टे वाई बी वर्गमूल 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 हो जाएगा। वाई ए बराबर आ जाएगा 3 वाई बी। वाई ए बराबर क्या आ जाएगा 3 वाई बी। ये इनके मध्य संबंध है क्या ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी वाई बी बराबर दे रखा है ये भी नहीं, ऑप्शन डी वाई ए बराबर 3 वाई बी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला एक 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार की अवधारणा, तार के बारे में दे रखा है। देखो उसकी लंबाई दे दी L बराबर 2 मीटर, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया दे दिया 1 mm का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तार की लंबाई खींचने पर कितनी तार की लंबाई बढ़ाई, 0.1 mm, तो क्या जाएगा 0.1 गुणा 10⁻⁻3 या 10⁻⁻4 मीटर उसकी लंबाई बढ़ाई। तो कार्य एक चीज और दे रखा है, वाई दे रखा है, वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। आपको क्या ज्ञात करना, वृक्क खींचने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना, तार को खींचने में किया गया कार्य। तो मैं लिख दूं कार्य बराबर तार को खींचने में किया गया कार्य बराबर 1/2 गुणा वाई गुणा क्या लिख सकते हो आप, प्रतिबल बटे विकृति लिख रहे हो प्रतिबल विकृति के रूप में। तो क्या आ जाएगा आपको क्या दे रखा है, प्रतिबल नहीं दे रखा है, नहीं विकृति दे रखा है, आप उसके रूप में लिखोगे। तो मैं लिख देता हूं प्रतिबल का स्क्वायर गुणा आयतन, तो लिखोगे 1/2 गुणा वाई गुणा क्या लिखोगे डेल्टा एल बटे एल का स्क्वायर गुणा ए इंटू आर आयतन। एक एल से एक एल कट जाएगा, थोड़ा सा सूत्र बना रहे हैं अभी, डेल्टा एल का स्क्वायर बटे एल गुणा ए, ये आपका सूत्र बनकर आया। अब इसमें मान रखो कार्य बराबर 1/2 वाई का मान 2 गुणा 10⁻11, उसके बाद में डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल है कितना 10⁻⁻4
और इसका स्क्वायर बट्टे दे रखा है एल, ये 2 है। फिर एरिया कितना है 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 6। सोल्व करोगे आप, 2 से 2 कट गया, 10 की घात 11, 10 की घात माइनस का 8, 10 की घात माइनस का 6 बटे 2। सोल्व कर लो, 3 तो आ जाएगा 10 की घात माइनस का 3 बटे 2, आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 जूल। यह आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4 जूल। दशमलव हम इसको हटाएंगे। तो अब ऑप्शन देखो कौन सा सही है आपका। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। इसमें किसी भी प्रतिबल के रूप में दे रखा, विकृति भी दे सकता है आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, एक आर त्रिज्या की गोलीय गेंद इट्टा शांता के द्रव में v वेग से गिर रही है। गोल गेंद है, त्रिज्या आर है, शांता इट्टा का कोई द्रव है, उसमें v वेग से वो गिर रही है। लो तो लगने वाला शान बल, कौन सा बल लगेगा, क्या कौन से सूत्र से हम निकाल सकते हैं? स्टोक्स, क्या है स्टोक्स सूत्र बल के लिए, शान बल के लिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? शान, आपका शान बल के लिए, शान बल के लिए स्टोक सूत्र क्या होता है? F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ईटा आपका क्या है? शांता गुणांक है, आर उसकी त्रिज्या है गोलीय गेंद की, और वी इसका क्या है? वेग है। तो देखो F किसके समानुपाती होता है? एक तो ईटा के, आपसे ये पूछा गया है। F दूसरा किसके समानुपाती है? उसकी त्रिज्या के। F किसके समानुपाती? उसके वेग के। तीनों के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती किसी के नहीं है, तीनों के क्या है? समानुपाती। ऑप्शन मिलाओ किस प्रकार का ऑप्शन आपको दे रखा है। आर व वी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, आर के समानुपाती है, वी के व्युत्क्रमानुपाती ये भी गलत ऑप्शन है, आर के व्युत्क्रमानुपाती ये भी गलत ऑप्शन है, आर और वी दोनों के समानुपाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक और जोड़ सकता है, शांता वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, सेम इसी तरह वो भी करना है। अगला देखो, एक तरल क्या दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर व्यास वाले दो भागों के बने वर्ताकार अनुप्रस्थ का परिच्छेद की एक नली से बहता है। भाई दो नलियां हैं, एक का दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर व्यास, दूसरे का दे रखा है 3.75 सेंटीमीटर व्यास, और उन दोनों नलियों से आपका कोई तरल पदार्थ बह रहा, आदर्श तरल है वो। तो नलियों में वेगों का अनुपात हमें ज्ञात करना। देखो कैसे करोगे आप? लगाओगे सातत्य समीकरण। इसमें कौन सा लगाओगे? सातत्य समीकरण। क्या होती है? A1 V1 बराबर A2 V2 बहने वाले वेग और क्षेत्रफल में संबंध बताता है। A और V, A एरिया है, V वेग है, दोनों का गुणनफल क्या है? दोनों नलियों के बराबर होगा। यही सातत्य समीकरण है। अब देखो A1 हम लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर। देखो R1 अब पता है क्या है? 2 व्यास दे रखा है बटे 2 सेमी, बस इतना ही लिखो। सेमी है तो सेमी में लिख दो। अनुपात ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं मीटर में बनाने की। पाई R2 का स्क्वायर, R2 आपको पता है कितना दे रखा है? 3.75 बटे 2 सेंटीमीटर, ये तो है। अब V1 और V2 का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V1 बटे V2 क्या हो जाएगा? A2 बट्टा क्या आ जाएगा? A2 बट्टा A1 आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर पाई R, तो ये आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो आ जाएगा R2 का स्क्वायर बट्टे R1। R2 और R1 हमें पता दे रखा। R2 कितना है? 3.75 बट्टे 2.5 बट्टे 2 है तो वो कटे जाएगा, ये स्क्वायर है।
375 बटा 250 का स्क्वायर। इसको छोटा करोगे तो आ जाएगा आपका 3/2, 3/2, 125 से कटेंगे, 125 का 3 हो जाएगा 375, 125 दूनी 250, तो आ जाएगा आपका 9/4। है क्या कोई ऑप्शन 9/4 या 9:4? क्या जाएगा या 9:4? है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है, सॉरी ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरे में 3:2 दे रखा है लेकिन उसका स्क्वायर है, वर्गमूल में नहीं है। ये आपके ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखो, एक लंबे बेलन को श्यान तेल से भरा जाता है। आपका कोई बेलन है, उसमें कोई श्यान तेल डाल दिया जिसका श्यानता गुणांक कुछ है। एक गोल कांच की गेंद जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, उसमें क्या कोई गोल गेंद डालेंगे, उसका प्रारंभिक वेग 0 से डालेंगे, आराम से छोड़ेंगे उसके पृष्ठ से टच करते हुए, ताकि उसका वेग नहीं होना चाहिए। शीर्ष से गिराया जाता है तो निम्न में से कौन सा आरेख कांच की गोली के वेग v को समय t के रूप में वो दर्शाता है। देखो जैसे ही आप उसमें डालोगे तो शुरुआत में क्या है, उसका त्वरण रहेगा, त्वरण के कारण उसका वेग बढ़ता है, त्वरण के कारण उसका वेग बढ़ता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या है, प्रारंभ में त्वरण के कारण उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। क्या हो जाता है, वेग नियत हो जाता है। एक सीमांत वेग के बाद में क्या है कि वेग नियत हो जाएगा। तो ग्राफ किस प्रकार से चलेगा, v और t का। देखो v और t, प्रारंभ में क्या है, त्वरण है, त्वरण में वृद्धि हो रही है, तो वेग क्या होता है, वेग में भी वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ समय बाद में उसका वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से ग्राफ चलेगा, इस पर। तो देखो ये इसका नहीं है, ये तो सीधा ही कह रहा है कि वेग में वृद्धि होती जाएगी, नहीं होगा ऐसा। इसमें कह रहा है कि पहले कुछ वेग था कुछ समय के लिए, तीसरे में देखो, चौथे में जाओ एक बार, ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट हो रहा है, ये नहीं है, क्या है, कुछ थोड़ा सा क्या धीरे धीरे होगा, वो चीज इस प्रकार से चलेगी, एकदम से वो क्या बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर है। सी और डी में डिफरेंस समझना। ये कह रहा है कि एकदम से वो क्या हो गया, सीमांत वेग पर आ गया, नहीं, एकदम से नहीं आया, वो धीरे धीरे आएगा कुछ समय बाद में। वो टाइम आपको यहाँ से स्टार्ट होगा और वहाँ ये सीमांत वेग, इस प्रकार से ये ग्राफ चलेगा। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एक तार का प्रतिरोध R दे रखा है, इसी पदार्थ का एक अन्य तार दे रखा है जिसकी लंबाई पहले तार की कितनी है, दुगुनी, और व्यास कितना है, चौथाई है। तो दूसरे तार का आपको प्रतिरोध याद करना है। तो देखो पहले तार की लंबाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी L, और दूसरे तार का त्रिज्या, त्रिज्या और व्यास में क्या फर्क होता है, व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या लिख देता हूं R थी, क्या व्यास का आधा, व्यास का आधा। अब देखो दूसरे तार के लिए आपका क्या है, दूसरा तार, लंबाई कितनी है, L डैश के रूप में लिख लो, पहले तार की दुगुनी कितनी है, 2L, त्रिज्या या व्यास कितना है, पहले तार की चौथाई कितना है, R/4 है। तो आपको क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध, क्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। कैसे लिखते हो प्रतिरोध, R बराबर रो L बट्टे A के रूप में आप लिखते हो। तो R डैश के रूप में कैसे लिखोगे, रो बराबर रहेगा L और A डैश, रो A क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, रो
एल कितना हो गया 2L, एक पाई आर डे इसका स्क्वायर। आर कितना होगा उसका चेंज, कितना हो गया उसका R/4 का स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व करोगे क्या जाएगा, रो 2L/पाई R² इंटू कितना 16, कितना आ जाएगा 32 इंटू रो L/A के रूप में आ जाएगा। ये रो L/A क्या है, ये आपका क्या है, आपका R है। तो R डेस क्या आ जाएगा आपका, R डेस आ जाएगा 32R। कितना आ जाएगा 32R, याद रखो ये R है, लिख दिया 32R। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, किसी लंबे सीधे तार जिसमें कितने विद्युत धारा बह रही है, 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उससे एक भाई देख ये तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, कितना दे रखा है 35 एम्पियर, ठीक है। उससे 20 सेंटीमीटर लंबवत दूरी, भाई जैसे ये जैसे यहाँ पर कितने दे रखी है 20 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, क्या ज्ञात करना है, बी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी। कैसे लिखते हैं भाई, लंबे धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर, लंबवत दूरी पर क्या कैसे लिखते हो, बी बराबर μ0 I/2πr या डी लिख दो, 2πd के रूप में लिखते हैं, 2πd। डी क्या है, दूरी है जिस बिंदु की। तो आपको पता है μ0/2π का मान क्या होता है, 2 × 10⁻⁻⁷। आई का मान आपको दे रखा है कितना है 35 और डी का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बना लो, 20 × 10⁻⁻2 मीटर मान रख दो। तो बी आज आपका पास आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻⁻⁷। आई का मान 35 दे रखा है, यह आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1। करोगे 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 35 × 10⁻⁻6 टेस्ला, कितना आ जाएगा टेस्ला। है क्या ऑप्शन ऐसा, 3.5, थोड़ा सा और रख दो क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा 3.5 × 10⁻1, क्या दशमलव के रूप में लिखेंगे तो एक घात दशमलव में कम हो जाएगी, ये टेस्ला 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला आपका राइट आंसर है। अगला देखो, अगला है कि दिए गए परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, भाई प्रतिरोधों का आपको इक्विवेलेंट ज्ञात करना है कि भाई इसका प्रतिरोध कितना है। अब आपको पता है देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये हैं समांतर क्रम में, और ये आपका इसके तीनों के श्रेणी क्रम में, इनके तीनों के श्रेणी क्रम में। तो देखो ये बनेगा, पहले ये समांतर क्रम में है, इसको और इसको तो पहली कंडीशन में समांतर क्रम में 1/r, किसमें समांतर क्रम में आ जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, करोगे आप आ जाएगा 4/6 और r आपके पास निकल कर आएगा 6/4 बराबर आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। अब इसकी व्यवस्था ये हो जाएगी, ये आपका B है, ये आपका A है, ये 1.5 ओम है, ये 2.5 ओम आपको दे रखा है। अब देखो इसमें करोगे आप, ये दोनों किस में है, किस में है श्रेणी क्रम में, ये किस में है श्रेणी में। तो क्या जाएगा R AB के मध्य कितना आ जाएगा 1.5 + 2.5, ऑप्शन करोगे 4 ओम, जोड़ोगे 1.5 और 2.5 को तो आ जाएगा 4 ओम, ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, संलग्न चित्र में ए बी भाग में धारा प्रवाहित होती है। देखो ए बी भाग में धारा प्रवाहित के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो किस प्रकार से होगा, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको ये तो क्या है, ए बी को आगे मैं लिख देता हूं, बढ़ाने पर क्या है, आगे बढ़ाने पर ओ है आपका वो ए बी पर स्थित है, ए बी पर ही है, तो क्या तार पर ही स्थित है वो, तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, आपको पता है जब उसके वायर पर ही वो स्थित है, उसके तार पर ही स्थित है वो बिंदु, तो उस बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री क्या है कोण पर दो समतल दर्पण के बीच में रखा गया है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखो कितने प्रतिबिंब की संख्या n बराबर कितना है, 360 बट्टा थीटा, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 360 बट्टे 60 है, कितना आ जाएगा 6। हमने बाद में पढ़ा है यदि n सम है तो एक प्रतिबिंब कम हो जाएगा, वो उसी पर बनता है। मैं प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। तो n बराबर कितना है, 6 माइनस 1, n बराबर आ जाएगा आपका 5। प्रतिबिंबों की संख्या 5, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर विषम हो तो उतने ही प्रतिबिंब रहेंगे, लेकिन अगर n का मान सम आ जाए तो उसमें से एक घटा देना, आपके उतने प्रतिबिंब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, दो लेंस जिनकी शक्ति दे रखी है P1 की और P2, दो प्रकार की शक्ति दे रखी है, दो लेंस मिलाकर एक साथ रख दिए, तो संयुक्त की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है, जो संयुक्त आपका लेंस है उसकी की शक्ति आपको ज्ञात करनी है, P बराबर P1 प्लस P2 के रूप में। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P1 कितना है 12, P2 कितना है 2, कितनी आ जाएगी 10 डायप्टर प्लस में। अब क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के रूप में P बराबर क्या लिखते हैं, 1/f, और F के रूप में लिखते हैं 1/p। F क्या है आपकी फोकस दूरी, क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी 0.1 मीटर, या इसको लिखोगे 10 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे 10 सेंटीमीटर, दोनों में से एक आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, दोनों ही आपके सही हैं। तो क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला देखो, दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। यदि इन दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए, भाई जैसे एक आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q2, ठीक है, दोनों किस पर है, d दूरी पर है। F कितना कूलम फोर्स से क्या लगाओगे, K Q1 Q2 अपॉन R² के रूप में लगाओगे, ये तो लगाते हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि d इसमें इसके बीच में क्या रख दी, एक तांबे की प्लेट है जिसका एप्सिलॉन क्या है, ये पराविद्युतांक है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है d/2, ठीक है। एप्सिलॉन r क्या है, इसका पराविद्युतांक है, पराविद्युतांक है, तांबे की प्लेट है,
तो बल पूछा है, प्रभावी बल। अब क्या एफ क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के रूप में ये प्रभावी रहेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, धातुओं के लिए क्या है, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो आपका एफ कितना आ जाएगा, शून्य। आपको पता है यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, मैक्सवेल की समीकरण, ग्रेजुएशन का पार्ट आ गया यहाँ से। मैक्सवेल के समीकरण डेल क्रॉस एच चुंबकन क्षेत्र बराबर जे प्लस डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। डेल्टा ये डी क्या है आपका, ये क्या है आपकी विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो क्या पूछा है, विस्थापन धारा का मान संबंधित है। देखो इस प्रकार का है, सीधा याद रखो। मैक्सवेल समीकरण, ये चौथी समीकरण है भाई, मैक्सवेल की चौथी समीकरण है जिसमें विस्थापन धारा के बारे में बता रखा है। तो ये समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पत्ति क्या होती है, उसकी उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है उसकी। तो क्या है ये, इसका बी राइट आंसर है। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होता है, उसके कारण क्या होती है, ये उत्पन्न होता है। तो मैं लिख दूं विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होती है। ये आपको पता होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से ये इसका उत्पन्न होता है। तो आपका बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, ये मैक्सवेल समीकरण दे रखी है, निम्न में से आपको क्या है, गलत मैक्सवेल समीकरण छांटनी है। देखो मैक्सवेल मैं लिख देता हूं, प्रथम समीकरण क्या होता है, डेल क्रॉस ई डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सेकंड समीकरण क्या लिखनी है, सेकंड समीकरण क्या होती है, मिला लेना कौन सा गलत है, डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है, शून्य। थर्ड समीकरण आपकी कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस का डी बी बटा डी टी। फोर्थ समीकरण मैक्सवेल की क्या होती है, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस डेल्टा डी बटा डी टी। म्यू को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा आपका, म्यू को उधर ले जाओगे तो आ जाएगा बी अपॉन म्यू जीरो बराबर जे प्लस डेल्टा डी बटा डेल्टा टी। ये क्या होता है, एच क्या होता है, बी अपॉन म्यू जीरो। ये संबंध भी आपको पता होना चाहिए, ये संबंध भी आपको पता होना चाहिए। तो तीसरी क्या जाएगी आपकी, क्या जाएगी समीकरण, क्या जाएगी, डेल क्रॉस एच किसके बराबर, जे प्लस क्या जाएगी डेल्टा डी बटे डी टी। चार समीकरण हैं, प्रथम समीकरण ये है, द्वितीय समीकरण ये है, तृतीय समीकरण ये है और चौथी समीकरण ये है। कई बार ये भी दे सकता है, दोनों ही है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, पहली समीकरण सही है, दूसरी भी जीरो के बराबर है, डाइवर्जेंस ऑफ ई डाइवर्जेंस ऑफ बी, कर्ल ऑफ ई माइनस होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये माइनस होता तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन सी, ये तीसरी जो समीकरण दे रखी है वो गलत दे रखी है। अगला प्रश्न देखो, अगला देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य, देखो यंग का द्विस्लिट प्रयोग इस प्रकार से होता है, ये आपका स्लिट S1 है, ये S2 है, ये दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, ये आपका पर्दा है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्या बनता है
आपकी फ्रिंजें बनती हैं। इनके मध्य की दूरी क्या होती है, डी होती है। ये क्या होता है, पर्दा होता है। ये क्या होता है, पर्दा। अब देखो मैं फ्रिंज चौड़ाई लिख देता हूँ। फ्रिंज चौड़ाई सूत्र याद रखना सीधा डायरेक्ट, फ्रिंज चौड़ाई जिसे बीटा लिखते हैं क्या होता है, जिसे बीटा लिखते हैं क्या होता है, डी बटे लेमडा डी। इस प्रकार से ये लिखा जाता है। अब आपसे पूछा है चमकीली फ्रिंजों की संख्या प्रति इकाई कितनी है, प्रति इकाई चमकीली फ्रिंजों की संख्या, ये आपसे पूछ रखा है। तो क्या आ जाएगी, लेमडा डी बटा डी। देखो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, कौन सा आपका ऑप्शन है इसमें सही है। इसमें आपका ऑप्शन है थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसको, ये थोड़ा सा देखना, ये आ जाएगा डी बट्टे लेमडा डी के रूप में रहता है, डी बट्टे लेमडा डी के रूप में। तो फ्रिंजों की संख्या आपकी क्या आ जाएगी, इसमें रहेगा लेमडा डी बट्टा डी के रूप में। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, लेमडा डी बट्टा कैपिटल डी बट्टा स्मॉल डी। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन निकल कर आ जाएगा डी स्मॉल डी बट्टा लेमडा डी इंटू कैपिटल डी। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो गया। सी इसका राइट आंसर, सब एक जैसे से दिख रहे हैं। तो क्या है इसका सी, स्मॉल डी ऊपर रहेगा और कैपिटल डी नीचे रहेगा। फ्रिंजों की संख्या पूछेगी, अगर फ्रिंज चौड़ाई पूछ लेता तब क्या आ जाएगा, स्मॉल डी नीचे आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, कांच का ध्रुवण कोण क्या है, 57 डिग्री है। इस पर कोण पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण का अपवर्तन कोण कितना होगा। आपसे पूछा अपवर्तन कोण, इनमें संबंध क्या होता है, मैं लिख देता हूं, आपतन कोण प्लस ध्रुवण कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है भाई। या आपसे पूछा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं ना, अपवर्तन कोण जिसे लिखता हूं थीटा पी और थीटा आर, दोनों क्या है, थीटा आर और ये आपका ध्रुवण कोण पोलराइजेशन 90 डिग्री। आपसे पूछा है ध्रुवण कोण दे रखा है, तो थीटा आर आपको निकालना है, तो 90 माइनस थीटा पी दे रखा आपको। ये आपको अपवर्तन कोण 90 माइनस कितना 57, कितना आ जाएगा 33 डिग्री। क्या आ जाएगा आपका ये क्या है, अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तन कोण जिसे आपतन कोण भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 3D प्रणाली में डीई डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके समानुपाती होता है। क्या पूछा आपको, 3D सिस्टम में क्या होता है, क्या है ये, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट अवस्था घनत्व, क्या होता है, अवस्था घनत्व। कैसे लिखते हो आप, डी को क्या लिखते हो, डी बटा डी एन के रूप में लिखते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा है कि किसके समानुपाती होता है, किसमें, 3D प्रणाली में, किसमें 3D में। तो देखो 3D में क्या होता है भाई, 3D प्रणाली में, 3D प्रणाली में कैसे लिखते हैं, डी को ई व ई प्लस डीई ऊर्जा अंतराल है के मध्य। कैसे लिखते हो, किसके समानुपाती होता है ये, एम ई ऊर्जा और एम, सॉरी 1/2 आएगा इसमें क्या आ जाएगा 1/2, क्या जाएगा 1/2। तो आपसे तो ये पूछा है कि डीई किसके समानुपाती होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट आपकी ऊर्जा के इसके रूप में,
इसमें ऊर्जा के व्युत्क्रम वर्गमूल के रूप में इसका सही आंसर। इसके दो और बनते हैं, 1D का और 2D का, वो भी आपको देखना, उससे भी क्वेश्चन संभावना बनती है। तो क्या है ये आपका, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 1D का करोगे और 2D का, दोनों से एक एक क्वेश्चन और बनते हैं इससे। अगला प्रश्न देखो, एक कार्नो इंजन 227 डिग्री टेम्परेचर और 127 डिग्री टेम्परेचर के मध्य कार्य कर रहा है। क्या दे रखा है भाई आपको, एक तो दे दिया T1, कितना दे दिया 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन के रूप में लिखोगे आप, 227 प्लस 273 कितना आ जाएगा आपका 500 केल्विन। T2 का मान कितना दे दिया 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन के रूप में लिखोगे 273 प्लस 127 कितना आ जाएगा 400 केल्विन। दक्षता लिखोगे आप, क्या पूछा है, इंजन की दक्षता ईटा बराबर क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और ये किसके W अपॉन Q के बराबर होती है, किसके W अपॉन Q के बराबर होती है। तो 1 माइनस कितना 400 बट्टे 500 बराबर W अपॉन Q, क्या जाएगा 1/5 बराबर W, कितना है कार्य 100 बट्टे Q आ जाएगा आपका 500 जूल, है क्या 500 जूल। 500 जूल डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ 5 × 10⁻² जूल, ये आपका इसका राइट आंसर है। सीधा नहीं लिखा इसने थोड़ा सा क्या है चेंज कर दिया। 81वां देखो अगला प्रश्न, किसी वस्तु की ठंडक या गर्मी उसका मापन ताप क्या कहलाता है भाई, कौन सी परिभाषा है ये, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है या शून्यवाद नियम है। प्रथम नियम तो क्या बताएगा, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं उसको खत्म किया जा सकता, इस प्रकार से बताता है। द्वितीय नियम क्लासियस क्लोथ का कथन है, वो भी अलग है। इसमें देखो शून्यवाद नियम, ये क्या कहलाता है, ठंडक है, वस्तु ठंडी है या गर्म, ये इसका पता हम उष्मागतिकी को प्रथम नियम में ये बताया गया है। तो ये उष्मागतिकी का शून्यवाद नियम है, शून्यवाद नियम ये बाद में बताया गया तो शून्यवाद डाल दिया इसमें। तो ये कौन सा नियम है, शून्यवाद, ठंड और उसकी गर्मी पर है। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न अगला, क्या है, बहुत ही अच्छा अगला प्रश्न है। एक कण की एक विमीय गति के लिए एक तरंग फलन दे रखी है साइन बराबर ए अक्ष के रूप में, यह 0 से लेकर 1 के मध्य कार्य करता है। तो हमें क्या ज्ञात का मान हमें ज्ञात करना है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे भाई, ये होता है परसामान्यीकरण शर्त, इंग्लिश में बोल देते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन शर्त, क्या होती है, ये चलेगा क्या 0 से 1 के मध्य क्या होता है साइन स्क्वायर dx किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखो मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 के मध्य ये कार्य करता है, ए एक्स का स्क्वायर dx बराबर 1, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, बाहर ले लो एक्स स्क्वायर dx, अवकलन समाकलन आपको करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बट्टे 3, 0 से 1 का इसकी लिमिटेशन है, लिमिट रख दो, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/3 बराबर 1, ए स्क्वायर बराबर 3, ए बराबर लिखोगे तो वर्गमूल में 3। कौन सी शर्त लगेगी इसमें, परसामान्यीकरण की शर्त लगेगी। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, जो भी आपका फलन है उसका वर्ग dx क्या होता है, उसका समाकलन किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब आपको वेव फंक्शन कैसा भी दे दे, ये तो ax दे रखा है, साइन के रूप में दे दो या कोस के रूप में दे दे, क्या फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है, उसमें लिमिटेशन रख देनी है, लिमिटेशन रख दी आपका a का के रूप में आंसर आ जाएगा, वर्गमूल 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, सही संबंध आपको बताना है, सही संबंध छांटना है।
देखो ये सब श्रोडिंगर समीकरण के रूप में आपको दे रखा है, लेकिन सही क्या होती है हम जानते हैं, ई साइन। श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, क्या होती है, श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, ई साइन बराबर एच साइन। अब आपको देखो एच तो दे रखा है सब में, एच का मान उसने नहीं लिखा, ई का मान, ई का मान हमें पता है, ई का मान ऑपरेटर, ई का मान ऑपरेटर, ई का मान क्या है भाई, आयोटा एच कैट डेल बाई डेल टी के रूप में हम लिख सकते हैं, डेल बाई डेल टी के रूप में। अब देखो मैं लिख देता हूं, तो एच साइन बराबर आयोटा एच कैट डेल बाई डेल टी साइन। इस प्रकार का कोई है क्या, आपको सिर्फ ई का मान उसमें पुटअप करना है, संकारक ई का मान क्या है आपका, संकारक ई का मान इसमें आपको रखना है। ऑप्शन देखो ये साइन है, माइनस भी दे रखा है, तो वैसे भी गलत है। एच साइन बराबर आयोटा एच कैट डेल एक्स, ये आपका एक्स के रूप में रहेगा, सॉरी टी के रूप में तो पी आता है समवेग, किस में रहेगा, एक्स के रूप में आपका, इसका ये इसमें राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका बी इसका सही सा। अगला देखो, किसी कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, माइनस एच कैट स्क्वायर बटे 2m डेल्टा का स्क्वायर साइन बराबर ई साइन, तब कण की ऊर्जा ई का मान होगा। देखो इसमें एक चीज नहीं दे रखी है, हमें पता है श्रोडिंगर समीकरण को कैसे लिखते हैं, ई साइन बराबर ये दे रखा है एच कैट का स्क्वायर बटे 2m डेल का स्क्वायर फिर साइन। अगर यहाँ पे v है, vx तो क्या है, vx इसमें क्या है, जीरो, vx क्या है इसमें, जीरो। अब देखो ये क्या है, अगर vx की कंडीशन जीरो किस में होगी, हम पढ़ते हैं एक v में विभव कूप, पढ़ते हैं ना जीरो से लेकर l तक, जीरो से l तक, इसमें vx कितना होता है, विभव अंदर जीरो होता है, किसमें, इसमें एल में। ये क्या है आपका, एक विमीय विभव कूप में कण, एक विमीय विभव कूप में कण, किससे पता चला, इसमें ये क्या आपकी स्थितिज ऊर्जा, क्या है स्थितिज ऊर्जा, इससे अंदर क्या होती है, शून्य होती है, किस में होती है, एक विमीय। अब आपको ऊर्जा का मान दे रखा है, ऊर्जा का मान पूछा है, तो आपको पता है ऊर्जा कैसे लिखते हैं, इसके लिए एक विमीय 1D में पार्टिकल, एक विमीय विभव कूप में पार्टिकल ऊर्जा E बराबर आप कैसे लिखते हो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन 2ml का स्क्वायर, ये आप लिखते हो। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, अगर यहाँ पे v क्या है, v क्या है आपका शून्य है, क्या है v शून्य है, v अक्ष किस में शून्य होता है, आपके एक विमीय विभव कूप में। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, किसी छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश किस वेग से गतिशील किया जाए, भाई छड़ है वो कोई, ये छड़ है, उसकी लंबाई के अनुदिश उसको वेग से क्या कर रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं, कि उसकी लंबाई में संकुचन 60% हो जाए। भाई संकुचन 60% हो जाए तो आपको लंबाई कितनी प्रतिशत होगी, संकुचन कैसे लिख सकते हैं, कैसे, L बराबर L0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हम अपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें ये आता है, अपेक्षिक ग्रेजुएशन का ही पार्ट है, उसमें अपेक्षिकता के सिद्धांत पर आधारित है। हम अब क्या है, एल ज्ञात करनी है, कितनी प्रतिशत हो रही है, 60% उसका संकुचन हो रहा है, मतलब कि प्रारंभिक का कितना हो गया, वो 60% संकुचन हो गया, 0.6 है, इतना संकुचन हो गया, तो दिखाई कितनी देगी आपको, भाई दिखाई देने वाला पार्ट कितना रहेगा आपका, एल डेस कितना रहेगा, एल माइनस 0.6 L0 रहेगा, इतना आपको प्रदर्शित होगा, 0.4 L0 इतना दिखाई देगा, कितना ये। अब किस वेग से, ये इसमें क्या है, ये आपको एक सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा, ये
क्या होता है 0.4 L0 गुणा 1-v² L0 से L0 कट गया 0.4 अंडरूट 1-v² हटाएंगे तो क्या जाएगा 16 1-v² तो v² क्या आ जाएगा, एक में से घटाओगे 0.84 आ जाएगा। फिर क्या जाएगा v² बराबर क्या आ जाएगा 0.84 आ जाएगा। v करोगे आप 0.84 है तो v कितना आ जाएगा, इसका करोगे लगभग 9 के करीब है। 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है और यहाँ पे कितना है 84 आ जाएगा 9 और c² का c वर्गमूल आ जाएगा 9.1c लगभग यही रहा 0.91 c। इस वेग से गतिशील करेंगे तब उसका संकुचन आपको 60% नजर आएगा। एक रेडियो धर्मी पदार्थ जिसकी अर्धायु कितनी दे रखी है t दे रखी है तो t/2 समय पश्चात पदार्थ का कितना समय बचेगा, वो कितना बचेगा। संबंध देखो हम अर्धायु का n/n0 इतना बचेगा 1/2 घात n, इसमें लिखेंगे n के थोड़ा सा करोगे तो आ जाएगा t/t अर्धायु। आपको t समय कितना दे रखा है t/2 पर और ये t आपका क्या है अर्धायु दे रखा है ना हाफ टाइम। तो क्या आ जाएगा n/n0 क्या आ जाएगा 1/2 t/2 t से t कट जाएगा क्या बचा 1/2 की घात 1/2। आपको पता है कैसे लिखते हैं 1/2 को, 1/2 को आप लिखोगे 1/2 के रूप में, इतना बचेगा 1/2 वर्गमूल में 1/2 का वर्गमूल। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसका सही आंसर 1/2 इसका सही आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला देखो लास्ट प्रश्न, आप सेकंड लास्ट है। अवमंदित आवर्ती दोलक के लिए गति का समीकरण ये दे रखा है का मान जिसके लिए गति की क्रांतिक अवमंदन, देखो क्रांतिक अवमंदन की स्थिति पर क्या होता है ω0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है r² के बराबर होता है। अब देखो ये मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी इसको चेंज कर रहा हूँ d2x/dt² लिख सकता हूँ इसे प्लस का p/2 dx/dt प्लस का 16x बराबर 0। ये कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, 2 का भाग लगाया है पूरे में। अब हमारे पास अवमंदन समीकरण है कि अवमंदित दोलक की समीकरण क्या होती है, कैसे लिखते हो d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस क्या होता है ω² बराबर 0। क्या होता है ये 0 होता है। अब देखो तुलना कर लो तो आ जाएगा 2r बराबर p/2 और ω² कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ω² कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्रांतिक अवस्था में ये चीज होगी, क्रांतिक अवस्था में तो मैं r निकाल लेता हूँ, r बराबर p/4 क्रांतिक में ω बराबर ω0 के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा इस स्थिति में। तो क्या आ जाएगा ω0 का स्क्वायर कितना है 16 p/4 का स्क्वायर, p का मान आपको ज्ञात करना है, p बराबर p²/16। तो थोड़ा सा लिख सकता हूँ p² बराबर 16 × 16, p का मान करोगे कितना आएगा 16 × 16 का क्या वर्गमूल और कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा सही है 16, ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एक एल लंबाई की रेखिक छड़ घनत्व दे रखा है। देखो एक छड़ आपकी ये छड़ है, इसकी लंबाई एल है, इसका रेखिक घनत्व रो कितना देगा 4x²। हम इसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं dx जो इससे x दूरी पर स्थित है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं रो dx/,
किस में, द्रव्यमान के रूप में कैसे लिखोगे इसको, द्रव्यमान के रूप में कैसे लिखोगे आप, द्रव्यमान के रूप में क्या डीएम कैसे लिखोगे, द्रव्यमान के रूप में डीएम बटे डीएक्स। तो आ जाएगा आपका, तो आप इसको डीएम, इसका अल्प क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, अल्प द्रव्यमान क्या आ जाएगा, रो इंटू डीएक्स। ये आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो हम लिखते हैं, क्या पूछा आपको, द्रव्यमान के अंदर से दूरी पूछी, द्रव्यमान के अंदर ज्ञात करना है, द्रव्यमान के अंदर आपको ज्ञात करना है, क्या द्रव्यमान के अंदर, भाई किस दिशा में ये अक्ष अक्ष के अनुदिश है, किस में, अक्ष अक्ष के अनुदिश है, तो क्या है, अक्ष सीएम लिखते हो, कैसे लिखते हो, अक्ष सीएम 0 से एल कितना दे रखा है, डीएम बटे, सॉरी डीएम बट क्या लिखोगे आप, डीएम 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 में लिखना है, डीएक्स नहीं लिखना है, क्या लिखोगे आप, डीएम लिखोगे और अक्ष डीएम और 0 से एल डीएम, इस प्रकार से आप लिखोगे इसको, इस प्रकार से हम द्रव्यमान के अंदर निकालते हैं। तो कैसे लिखोगे, 0 से एल, अक्ष का मान x है और डीएम का मान क्या है, रो डीएक्स बट्टे 0 से एल रो डीएक्स, रो का मान इसमें रख दो, अक्सियम क्या जाएगा, 0 से एल एक्स, रो का मान कितना 4x² dx बट्टे 0 से एल कितना 4x² dx। थोड़ा सा और करोगे, 0 से एल 4x³ dx बट्टे 0 से एल 4x² dx। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, क्या करोगे आप, आपको करना है समाकलन, कैसे करोगे, 4x4 बट्टे 4 0 से एल, नीचे आ जाएगी 4x² बट्टे 3, कितना आ जाएगा 3, 0 से एल तक मान रख दो इसमें, तो आ जाएगा ऊपर 4 से तो 4 कट गया, कितना आ जाएगा 4 से 4 कट गया, क्या आ जाएगा एल की घात 4, ऊपर तो यही बचा, नीचे आ जाएगा 4 एल की घात 3 बट्टा 3, एल की घात 3 से एल की घात 3 कटा, तो अक्ष सीएम कितना आ जाएगा आपका, बाएं से दूरी कितनी आ जाएगी, एल ऊपर है, नीचे से 3 गया 3l/4, 3l/4, बाएं सिरे से कितनी दूरी पर है वो, बाएं सिरे से, बाएं केंद्र से यहाँ से कितनी दूरी पर है वो, अक्ष सीएम कितना है ये 3l/4, अक्ष सीएम कितना आपका 3l/4 है, 3l/4 है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसमें 2l/3 है, इसमें 4l/3 है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 3l/4 ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। ये आपके 43 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, हमने इसको सोल्व किया है और आपको एग्ज़ाम की लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम देवें, ढंग से प्रश्न को आपको समझना है, उसके बाद में ही उसको हम आगे आपको बढ़ना है। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी के लिए।